हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 4। पाठ का नाम है सोना और लोहा और इस पाठ के लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। अब हम पहले लेखक के बारे में जानकारी लेंगे। दुबे जी का जन्म 21 जून 2008 उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुई है। उनकी रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ, वह कौन, फूल और कांटा आदि। परिचय: आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। हम देखेंगे पाठ। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। यानी रूप और रंग सुंदर होने से भी ज़्यादा अपने पास संस्कार होना जरूरी है और सद्गुण होना जरूरी है, वही महत्वपूर्ण है। यह इस एकांकिका द्वारा लेखक हमें बताना चाहते हैं। चलो हम पाठ पढ़ते पढ़ते और समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। सोना, सोना और लोहा, ये इस एकांकिका के दो पात्र हैं। सोना यानी स्वर्ण धातु और लोहा यानी लोहे का धातु। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखेंगे क्या करते हैं। सोना: मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। यानी सोना बात करते वक्त तो थोड़ा गर्विला लग रहा है। वो कहता है मैं स्वर्ण हूँ, मैं सोना हूँ, मेरी भी क्या शान है, मेरी शान क्या है कि जिसे देखो वह मुझे चाहता है, और इसलिए चाहता है क्योंकि मेरे गुण ही ऐसे हैं। ऐसा वो कह रहा है। लोहा कहता है नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। यानी वह लोहा देखो बातचीत का जो शिष्टाचार है उसे निभाते हुए पहले नमस्ते कर देता है और बाद में कहता है कि क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरा गुण ही ऐसा है। तो सोना कहता है मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। यानी मेरा चमकीला रंग होने के कारण संसार में सबसे सुंदर मैं हूँ। तो लोहा कहता है सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। यानी लोहे की तिजोरी है, तो लोहे की तिजोरी के अंदर सोने को रखा जाता है, तो पूरी जिम्मेदारी लोहे पर आती है सोने की संभालने की। तो वो पूछता है पहले ही बोल कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू जानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। वो बता देता है कि तेरी रक्षा का भार मुझ पर है, तो तू ऐसा बार बार बाहर क्यों आता है। तो सोना और भी गर्विला बनता है और कहता है राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। तो मैं राजा हूँ, ऐसा कहना है उसका। राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। लोहा: अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। लोहा तो देखो वजनदार होता है, लोहे में ताकत होती है। तो वो कहता है कि तू मुझे नौकर बोल रहा है और तू खुद को राजा समझ रहा है, एक चांटा दे दूंगा तो तेरा रूप बदल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ चल भीतर। यानी ऐसा बाहर आने की जरूरत नहीं है। तो सोना कहता है भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। वो कहता है, सोना कहता है, तब भी उसकी गर्व की बात खत्म नहीं होती है। वो कहता है कि
भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि मैं कीमती हूँ। तुम्हारा मोल एकदम कम है। सिर्फ 10 ग्राम के लिए मुझे 25,000 देना पड़ता है। यानी सोना कहता है मेरी कीमत इतनी है। ये तो तब की है, आज तो सोना 10 ग्राम का 70-80 हज़ार के ऊपर है। तो और पता है तुम्हें, तुम तो पूरा किलो भर 25-30 रुपया में मिलती हो। इसके लिए तुम्हें मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। लोहा, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। वो कहता है कि रुपयों में मूल्य यानी कीमत करना ठीक नहीं है, व्यर्थ है, बेकार है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। और लोहा कहता है यह पहले देखना चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। वो कहता है कि सोने से कभी पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ, सबको मदद करता हूँ। तब सोना क्या कहता है, देखो, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? तो सोना कहता है हाँ, सोने से पेट भरता नहीं है तो, लेकिन लोहे से कैसे पेट भरता है? तो बता देता है लोहा, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा? फावड़ा, कुदाल, खुरपी, मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। यानी फावड़ा, कुदाल, खुरपी, ये जो हथियार है वह सब खेती काम के लिए उपयोग में आते हैं। अगर वही हथियार नहीं है तो खेती कैसे बनेगी? अनाज कैसे निर्माण होगा? ये हो सकता है। नीचे चित्र में दिखाई दे रहे हैं लोहे से बनने वाले औजार। तो वह और आगे जाकर लोहा कहता है युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम आते हैं। यानी अपने शत्रु को नामोहरम करने के लिए भी अस्त्र शस्त्रों की जरूरत है, और वह भी लोहे से ही बनते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। यानी मानव के जीवन को अत्यावश्यक चीजें जो है वह सब लोहे से बनती है। तो फिर वो कहता है सोना, अंगूठी जो चित्र में दिखाई दे रही है, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। उसके लिए मेरी तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। वो कहता है मैं अंगूठी, माला, जो भी गहने हैं वो मुझसे बनते हैं, और उसको बनाने के लिए सोने की ही तलाश होती है। और मैं राजा महाराजा हूँ, धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊपर रहता हूँ, मैं कभी नीचे नहीं उतरता। लोहा, तू राजा और धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लग जाना बीत जाना, अब तो श्रमिकों के दिन है। वो कहता है कि राजा के दिन बीत गए, अब श्रमिकों के दिन है, और श्रमिकों का प्यारा लोहा है। मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। और सोना कहता है मुझसे तो मेहनत बनती नहीं है, होती नहीं है। मैं आराम से रहते आया हूँ और आगे भी आराम से ही रहूँगा, रहना चाहूँगा। लोहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ? वो कहता है आराम जीवन के लिए हराम है, और श्रम जीवन की सफलता है। मेहनत, श्रम यानी मेहनत जीवन की सफलता है। तुमने देखा होगा कि मैं कितना काम करता हूँ। कल कारखानों में मैं काम करता हूँ, दिन रात कल कारखानों में मैं काम करता हूँ। जो मेहनत करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। और आजकल श्रमिकों के दिन आए हैं, तो दुनिया में जो श्रम करेगा उसका ही सम्मान होगा। जो सिर्फ बैठा रहेगा, आराम करेगा, उसका सम्मान नहीं हो सकता। तो मेरा क्या होगा?
दादा मुझे घबराहट हो रही है। अब देखो थोड़ी देर पहले गर्व में फूल कर बात कर रहा था सोना, तब कह रहा था कि तुम नौकर हो मैं राजा हूँ। जब उसको पता चला सब स्थिति का पता जो कर दिया लोहे ने, तो सोना कहता है कि दादा अब मेरा क्या होगा। और वो घबराहट कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है दादा। तब लोहा उसे जो है तुच्छता की बात नहीं करता, वो कहता है तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा मगर तू अब घमंड करना छोड़ दे। तो भी वो कहता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ, और इसलिए सोने तू डर मत, तेरी रक्षा आज तक मैंने की है और इसके आगे भी मैं रक्षा करूँगा, लेकिन तू घमंड करना छोड़ दे। सोना छोड़ दूंगा भैया मगर मेरी रक्षा करना। और वो कहता है कि हाँ आप बोल रहे हो तो मैं ज़रूर मेरी जो घमंड है वो छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी रक्षा करना, मुझे अकेला मत छोड़ना। अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर, बिना पूछे बाहर मत आना। अब देखो लोहे को गर्व होना चाहिए, लेकिन वह बिना गर्व किए छोटा भाई समझता है सोने को और कहता है कि तू चल अंदर, बाहर कभी नहीं आना। इस प्रकार वह उसे अपना समझता है। अब देखो यहाँ जो पाठ पूरा हुआ है, हम लेखन कार्य देखेंगे। शब्द वाटिका पहले नए शब्द, शान ठाट बांट, मूल्य महत्व कीमत तलाश खोज, धनिक धनवान श्रमिक मजदूर। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, ऊंचा नीचा, सच झूठ, भीतर बाहर, नौकर मालिक, सफलता असफलता, दिन रात, सम्मान अपमान। ये हो गए विरुद्धार्थी शब्द जो इस पाठ में आए हैं। अब देखेंगे मुहावरे, उनका अर्थ भी दिया है और वाक्य में प्रयोग भी किया है। दिन लग जाना, बीती बात होना, दादी माँ गांव से आकर कई दिन बीत गए, नहीं सॉरी यहाँ कई दिन लग गए होना चाहिए, मैंने गलती से अर्थ का उपयोग किया, वो नहीं करना है। हाथ बटाना मदद करना, बेटी माँ को हमेशा रसोई घर के काम में हाथ बटाती है। कहावत जो आई है, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी तुम निपुण हो, निपुण यानी कुशल, लेकिन मैं तुमसे भी अधिक निपुण हूँ, यह कहने के लिए यह कहावत उपयोग में आती है कि तू डाल डाल मैं पात पात। अब देखेंगे इस पाठ का स्वाध्याय। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। सुंदर सुंदरता, गुण गुणवान, दैन दिन दैनिक, डर डरावना, घबराना घबराहट, उपयोग उपयोगी। देखो बच्चों यहाँ प्रत्यय आए हैं। उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया इसके पहले ही, उसे ओपन करके एक बार प्रत्यय की पढ़ाई करो। अध्ययन कौशल्य, विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखो। चांदी गहने बनती है, मूर्तियां बर्तन, एल्यूमिनियम बर्तन, पीतल बर्तन मूर्तियां वस्तु, तांबे बर्तन केबल के अंदर लगाई जाती है और मूर्तियां। आराम हराम है, इसके ऊपर भी मैंने अपने विचार लिखे हैं। आराम हराम है, यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया है। यह सच है, हम हमेशा मानव या प्राणी को शरीर को मेहनत है तो ही उसका शरीर ठीक से चलता रहता है। आराम से शरीर खराब होता जाता है और मेहनत से जीवन सुखी बनता है, इसलिए कहा जाता है आराम हराम है। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है बता।
पारा को थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में पारा एक स्थिर धातु होता है जिसका विस्तार तापमान पर बदलता है। पारा के घटने या बढ़ने के आधार पर थर्मामीटर तापमान को नापता है और दिखाता है। अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। अंकुरित भोज्य पदार्थ के रूप में चना, मूंग, गेहूँ, मक्का, तिल, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, दालों का प्रयोग होता है। इसके अलावा बाजरा, ज्वार, खजूर, किशमिश, बादाम आदि को भी अंकुरित किया करके खाया जाता है। अंकुरित अनाज से तरह तरह के सलाद, सब्जियां, पराठे बनाकर खाए जाते हैं। अंकुरित अनाज सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो क्या होगा? लिखा है मैंने। खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस, वैसलीन आदि बनते हैं और इतनी सारी चीज़ें खनिज तेल से ही बनती हैं। तो अगर खनिज तेल बंद हो गया तो रास्ते पर गाड़ियां दौड़ना बंद हो जाएगी। कुकिंग गैस न होने के कारण घर में खाना नहीं बनेगा। मिट्टी का तेल न होने के कारण दिए नहीं जलेंगे। यातायात के साधन न होने के कारण अनाज खेतों से बाजारों तक और लोगों के घरों तक नहीं पहुंचेगा। कल कारखानों में साहित्य भी नहीं पहुंचेगा, इसलिए सब कुछ ठप हो जाएगा। खनिज तेल समाप्त होने से मानव जीवन अस्ताव्यस्त हो जाएगा। इसीलिए मानव जीवन को सही सलामत रखने के लिए खनिज तेल की आवश्यकता है। बस रेल स्थानक की सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाओ। मैंने एक एक सूचना लिख कर रखी है। स्थान शिरडी एसटी बस स्टैंड। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, शिरडी से मुंबई जाने वाली 2 बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 7:30 पर रवाना होने वाली बस अब 8:15 पर रवाना होगी तथा सुबह 9 बजे रवाना होने वाली बस दोपहर 12 बजे रवाना होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। धन्यवाद। और ये रेल स्थानक की थाना रेल कार्यालय। नमस्कार, यह थाना के केंद्रीय कार्यालय से बोल रहे हैं। ट्रैक नंबर 2 पर मरम्मत कार्य चालू होने के कारण आज दोपहर 4 बजे तक सीएसटी की दिशा में जाने वाली सभी डाउन गाड़ियां ट्रैक नंबर 1 से चलाई जाएगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। दुकानों के नाम फलक पढ़ो और उनका अभिनय करो। यह काम आपको करना है। इसके बाद है प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा, ना कोई उच्च होता है, ना कोई नीच। देखिए, बड़ा बड़े का काम करता है, छोटा अपना छोटा काम करता है। अगर बड़े बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, अपनी जगह अपना महत्व रखती हैं, लेकिन उस बड़ी मशीन में लगने वाला छोटा सा कीला भी अगर अब वह काम न रखता है तो क्या होगा? अगर वह कीला निकल जाए या बड़ी मशीन कुछ काम की नहीं रह सकती। इस उदाहरण से यह पता चलता है कि छोटा बड़ा हर अपनी जगह पर अपना अपना महत्व प्राप्त करता है। सही या गलत बताओ। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम आते हैं। सही। श्रम में ही जीवन की सफलता है। सही। रोटियां भी सोने के तवे पर सेंकी जाती है। गलत। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा। गलत। अब खोजबीन। रुपयों नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है बताओ।
हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु इतनी भाषाओं में लिखी रहती है। सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आपस में चर्चा करो। अब यहाँ मिले हैं सीमा, रमा, राघव और अर्णव, एक दूसरे के सहपाठी है जो बात कर रहे हैं। सीमा: मेरी माँ ने बचपन से मुझे सिखाया है कितना भी संकट आए लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना। राम: मुझे मेरा काम समय पर ही करने की आदत है। राघव: पिताजी ने मुझे किसी भी मुसीबत में फंसे व्यक्ति को मदद करने की आदत डाली है। अब अर्णव क्या कहता है देखेंगे। अब देखो सीमा, रमा, राघव, तुमने बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही है। अगर हम इन सभी बातों को आत्मसात कर लेंगे तो हमारा व्यवहार सद्गुणों से भरा हो जाएगा। हमें हमेशा सद्गुण बढ़ाने के लिए लोगों के व्यवहार से सद्गुणों को देखना और आत्मसात करना पड़ेगा, तो हमारे पास सद्गुणों की भरमार हो जाएगी। अगला है प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। जो शब्द है उनको मैंने रोमन लिपि में लिखा है। धनुष, धनुष का DHANUSH। महल, MAHAL। नेवला, NEVALA। हाथी, HATHI। कुर्सी, KURSI। खिड़की, KHIDKI। बारिश और कटहल, KATHAL, कटहल। निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। में, माँ ने खाना बनाया। को, माँ ने बच्चों को दूध पिलाया। से, राम ने चाकू से फल काटे। को, दादी ने बच्चों को खाना दिया। से, दादी माँ मंदिर से घर आई। अगले वाक्य देखेंगे। का, यह राम का पेन है। कि, यह गीता की पेंसिल है। के, यहाँ छात्रों के पेन हैं। में, रमन रसोई में काम कर रहा है। पर, पेड़ पर आम है। अरे, अरे भगवान मेरी ओर देखो। क्या तुम जानते हो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दिल्ली। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। किस ग्रह को भोर तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बड़ा राजस्थान है और छोटा गोवा। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? भारत के लद्दाख में स्थित उमलिंग लाक दर्रे पर बनी हुई है। पहेलियाँ। पहली, जल में थल में रहता वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता इधर उधर फुदक फुदक। उत्तर है मेंढक। मेंढक उत्तर है। मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है।
उत्तर है पेड़ अथवा वृक्ष। अर्ध चक्र और सप्तरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी। उत्तर है इंद्रधनुष। अब जो ये पहली चित्र है वो टुकड़े पर होता है, उसे इकट्ठा करके एक चित्र बनाना पड़ता है, वैसा है। तो बच्चों देखो इस तरह यहाँ अब पाठ पूरा हुआ है, मैंने समझाया है, और हर पाठ की तरह इस पाठ का भी मैंने समझाया नहीं। ये पाठ पढ़ने के बाद आपने क्या समझा वह 4-5 वाक्यों में आपको लिखना है, वह आप ही लिखिए और तैयार कीजिए। यहाँ यह पाठ पूरा हुआ है। देखो बच्चों इस पाठ की अच्छी तरह से पढ़ाई करो, और प्रत्येक के लिए मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसे ओपन करके देखो। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। जल्दी ही अगला पाठ लेकर मैं आऊँगी, इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।